नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 2.0 में 6 to 8 में जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था, आज हम उसका विश्लेषण समझेंगे। और साथ में जो जिनका टीजीटी इकोनॉमिक्स है, यानी जिनका 9th-10th में भी इकोनॉमिक्स है, उनके लिए भी यहाँ पे ज़रूरी सूचना है। आज हम जो है एनसीईआरटी चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे कि परीक्षा में कहाँ से प्रश्न आते हैं और किस वर्ग को जो है कहाँ तक जो है तैयारी करनी चाहिए। और उसके अलावा अगर कोई यहाँ पे पीजीटी इकोनॉमिक्स का भी है तो वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकता है, और कोई अगर जो है पीजीटी इकोनॉमिक्स भी है तो भी ये चीज़ फॉलो कर सकता है। सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है 6 to 8 का जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर समझने से पहले, आंसर समझने से पहले, इसका विश्लेषण देखने से पहले हम देखते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या, कौन कौन से एनसीईआरटी के चैप्टर्स महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पे जो आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स बताए जाएंगे, अगर आपको जो है कुछ समस्या आ रही होगी, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एनसीईआरटी आप पढ़ रहे होंगे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा और टेलीग्राम पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको जो है आपके पर्सनल जो आपका टेलीग्राम अकाउंट है वहाँ पे आपको जो है प्लेलिस्ट भेज दूंगा यूट्यूब से, जहाँ पे किसी टीचर ने एक काम भर का आपको अच्छा पढ़ाया होगा कि आप वहाँ से जो है समझ लीजिएगा। बस एक ही शर्त होनी चाहिए, यहाँ पे जो जो बुक्स बताई जा रही आप उसको जो है ख़रीद लें। 100-200 रुपये की बुक आती है एनसीईआरटी की, कोई बहुत महंगी बुक नहीं आती है। और आप लोग इस चीज़ को समझें, और एनसीईआरटी का ही महत्व है। अभी आप देखेंगे, उसके बाद आप अपना सर पकड़ेंगे कि अगर हमने ये एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली होती तो हमारा आज पेपर क्लियर हो गया होता, आज हम इस तरीके से जो है संघर्ष नहीं कर रहे होते। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए सभी लोग कि एनसीईआरटी ही जो है रामबाण है, एनसीईआरटी ही रामबाण है। इसके अलावा और कहीं से जो है प्रश्न नहीं पूछा जाता होता है, और जो पूछा जाता है वो किसी को नहीं आता। अगर कहीं बीपीएससी से बिहार से पूछ लिया गया इसमें प्रश्न, तो वो किसी को भी नहीं आता है। तो जो आता किसको, तो जो एनसीईआरटी पढ़ के जाता है वो औरों से आगे निकल जाता है, और जो नहीं पढ़ के जाता है वो औरों से पीछे रह जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। और एक बार फिर से बता दें, 6 to 8 में जो है जिनका इकोनॉमिक्स ग्रुप है, 6 to 8 में जिनका इकोनॉमिक्स ग्रुप है, आज हम उनका प्रश्न पत्र सॉल्व कराएंगे अभी थोड़ी देर में। और साथ में जो है जिनका टीजीटी इकोनॉमिक्स है वो भी समझे इस बात को, और जिनका पीजीटी इकोनॉमिक्स है वो भी इस बात को समझे। और यहाँ पे जो एनसीईआरटी चैप्टर्स आपको बताए जाएंगे बहुत अच्छे से आपको करने हैं, समझने हैं। आइए एनसीईआरटी पे चलते हैं। और अगर बात करें तो आपके सामने जो है एनसीईआरटी क्लास 10th का एनसीईआरटी का यहाँ पे चैप्टर्स हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, और ये आप सभी को पढ़ने हैं। 6 to 8 से लेकर टीजीटी पीजीटी सभी को जो है पढ़ने हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है आपको, आप सभी को करना है। और आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है एनसीईआरटी से प्रश्न क्यों आते हैं। आप इस बात को गौर से समझिए कि आप तो फिर भी टीचर भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी तक में, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, फिर स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी में, यूपीपीएससी में, हर जगह जो है एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब है ना कि एनसीईआरटी को लोग हल्के में लेते हैं, और एनसीईआरटी जो है वो हर एक एग्जामिनर का जो है फेवरेट पॉइंट होता है, फेवरेट बुक होती है, और वहीं से ये प्रश्न पूछते हैं। तो इस चीज़ की गंभीरता को आप समझिए। अभी भी समय है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को दूर दूर तक पहुँचाएँ भी। अपने जो और साथी हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको इस चैनल तक भी लेके आएँ, और यहाँ से जो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है उसका लाभ उठाते हुए जो है कम से कम समय में परीक्षा में सफल हो जाएँ। और आपको मैं फिर से बता दूं, जिनको भी आप सभी को हार्ड बुक लेनी है, 100-200 रुपये की बुक्स आएंगी ये, और आपको ख़रीद लेनी है, और आप उसमें आराम से पढ़िएगा। अंडरलाइन करते करते जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको आराम से पढ़िएगा। अगर चैप्टर्स नहीं समझ में आएंगे तो आप जो है मुझे टेलीग्राम पे बता दीजिएगा। मैं आपको जो है पर्सनल आपके टेलीग्राम अकाउंट में जो है आपको चैनल का लिंक भेज दूंगा यूट्यूब से, और आप वहाँ से जो है क्लासेस देख लीजिएगा। कई सारे टीचर्स ने फ्री में पढ़ा रखा है यूपीएससी के लिए, तो वही आपके काम आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होंगी बातें। तो 6 से 8 इकोनॉमिक्स के लिए, टीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए ध्यान दीजिए। आपका जो आधारभूत है वो क्या होना चाहिए, क्लास 10th इकोनॉमिक एनसीईआरटी। उसके पहला चैप्टर है विकास के बारे में यहाँ बताया गया। फिर दूसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, फिर मुद्रा और साख है, फिर वैश्वीकरण और भारतीय अवस्था, फिर उपभोक्ता अधिकार है। अभी हम जो पेपर डिस्कस करेंगे यहाँ पे इन 5 चैप्टर से प्रश्न पूछे गए। जो 6 से 8 का जो हम इकोनॉमिक्स का प्रश्न देखेंगे वो यहाँ से पूछे गए हैं। और एक और ज़रूरी बात कि अगर कोई 6 से 8 इकोनॉमिक्स का है तो उसको जो है 9-10th इकोनॉमिक्स का पीआईक्यू भी सॉल्व करके जाना है। और अगर कोई पीजीटी इकोनॉमिक्स है तो उसको जो है तीनों करके जाना, 6 से 8, 9 से 10, 11, 12। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि प्रश्न सारे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, तो ये सभी का स्टैंडर्ड एक समान है और आपके लिए महत्वपूर्ण है।
तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। और इसी तरीके से जो 9-10 वाले हैं उनको जो है 6 to 8 का भी देख के जाना है और साथ में 11-12 का भी देख के जाना है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको क्लास 10 NCERT सबको करनी है, 6 से 8 से लेकर 9 से 10 से लेकर 11-12 इकोनॉमिक्स के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं अब क्लास 11th NCERT पे आते हैं। तो ध्यान दीजिए 6 से 8 TGT और PGT सभी लोग ध्यान दीजिए। और यहाँ पे जो है क्लास 11th की NCERT है भारत का आर्थिक विकास, और इसमें जो है 1947 से 90 के बीच के बारे में बताया गया है। फिर 90 से वहाँ के आगे के बारे में बताया गया, आर्थिक सुधार के बारे में बताया गया है। तो विकास नीतियाँ एवं अनुभव, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच में, आर्थिक सुधार 1991 से प्रश्न पूछे गए हैं। अभी हम देखेंगे भी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से भी आपसे सिंपल प्रश्न पूछे गए थे, डिफिनीशन पूछी गई थी, कोई बहुत ज़्यादा भारी सवाल नहीं पूछे गए थे। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ, भारत में मानव पूंजी का निर्माण, तो ये सब जो है आपको सभी को करना है 6 to 8 TGT PGT। अब यहाँ पे ध्यान 6 to 8 वाले ध्यान दें, 6 to 8 इकोनॉमिक्स वाले ध्यान दें और साथ में जो TGT वाले ध्यान दें। आपको जो है बस क्लास 10th और 11th NCERT कंप्लीट करना है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, क्लास 10th और 11th NCERT कंप्लीट करना है। अगर और क्लास 6 to 8 वालों को बस क्लास 10th और क्लास 11th की NCERT पढ़नी है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। और अगर TGT की बात करें और तो TGT वालों को जो है आपको अगर कुछ चैप्टर्स अगर मान लीजिए आप देख लीजिएगा, क्लास 12th NCERT को हम यहाँ पे नहीं दिखाए हैं, तो क्लास 12th NCERT आप इकोनॉमिक्स का देख लीजिएगा, 2 बुक है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, और वहाँ से आप जो आपके काम के चैप्टर्स होंगे आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप जो भी परीक्षा में आपके प्रश्न आए हैं तो आप देख लीजिएगा और वो आप उसी हिसाब से आप उस सेलेक्टिव चैप्टर्स वहाँ से पढ़ लीजिएगा जो ज़रूरी हैं बस। और 10th 11th सबको पढ़ना है। फिर बात करते हैं PGT की, तो PGT वालों को जो है 10th 11th और 12th इन तीनों क्लास से जो है NCERT पढ़नी है। 10th 11th और 12th तीनों क्लास की NCERT पढ़नी है। फिर आते हैं चैप्टर्स पे, तो ये हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये जो क्लास 11th की NCERT है वहाँ पे आगे है ग्रामीण विकास के बारे में दिया गया है, रोजगार समृद्धि, अनौपचारीकरण इसके बारे में दिया गया है, सब प्रश्न पूछे गए हैं। पर्यावरण, धारणीय विकास को सतत विकास बोलते हैं, सतत विकास, और सतत विकास से आपका डिफिनीशन पूछा गया था 6 to 8 में, जो आज हम पेपर देखेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आपको जो है 6 to 8, 9 to 10th और 11 12th TGT सभी को जो है कौन कौन सी क्लास की NCERT इकोनॉमिक्स करके जानी है, तो 10 से स्टार्ट करना है, 10 11, और PGT वालों को 10 11 12 तीनों करना है। बाकी जो है TGT तक जो है 6 to 8 और 9 10th को जो है 10th और 11th तक का तैयारी करना है, और जो जिसका PGT का है उसको PGT के लिए जो है 10th 11th और 12th NCERT पढ़नी है। और इसके अलावा अब मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ और अब प्रश्नों के विश्लेषण पे आते हैं। अगर इसके अलावा किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी को आज की वीडियो में 6 to 8, 9 to 10th, 11 12th किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो वो टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी क्लियर कर दूँगा। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पे आते हैं। जो आपका 6 to 8 का जो है इकोनॉमिक्स का पेपर सोशल साइंस के अंतर्गत जो इकोनॉमिक्स का प्रश्न पत्र आपका आया था उसको देखते हैं हम लोग। आइए पहले प्रश्न पे आते हैं। तो आपका सोशल साइंस इकोनॉमिक्स में जो है ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 6 to 8 सोशल साइंस ग्रुप में जो आपके पेपर होते हैं, हिस्ट्री थे, इकोनॉमी थे, ज्योग्राफी थे, पॉलिटी थे, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का प्रश्न देख रहे हैं। इसके अलावा जो जिसको भी पॉलिटी या हिस्ट्री का देखना है तो पॉलिटी हिस्ट्री का शुभम सर के चैनल पे आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम में शुभम सर के वीडियोस आते रहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके भी उनके चैनल तक जा सकते हैं। और बात करें 6 to 8 सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स से, तो पहला प्रश्न आपका है इकोनॉमिक्स में, शिशु मृत्यु दर क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? तो शिशु मृत्यु दर क्या होती है? तो उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर है उस विशेष वर्ष में, यानी किसी विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000, अगर 1000 जीवित बच्चे पैदा हो रहे हैं तो जो है 1 वर्ष की आयु में, अगर मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ 1 दिन का था, फिर पहुंचा 1 साल का, तो 1 साल तक पहुंचते पहुंचते कितने बच्चे मर गए, उन बच्चों की जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और हमेशा ध्यान रखिए अर्थशास्त्र में कभी भी गणना की जाती है तो 1 वर्ष लिया जाता है,
सामान्यता जो एक स्टैंडर्ड माना गया है 1 वर्ष लिया जाता है, तो यहाँ 5 वर्ष दिया है तो आपका इसलिए गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 6 महीना दिया हुआ था तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। 6 महीना की आयु से पहले तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है कि अर्थशास्त्र में कभी भी किसी चीज़ की गणना की जाती है तो सामान्यता देखा गया है 1 वर्ष पे गणना की जाती है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, कभी भी 5 वर्ष 6 महीना ये सब नहीं रहता है, 1 वर्ष स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। और यहाँ पे जो आपको विश्लेषण करा रहे हैं आपकी जो है समझ के लिए करा रहे हैं, ताकि आप जो प्रश्नों से घबराएं नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न आए थे, कोई बहुत भारी प्रश्न नहीं आए थे। और हमने आपको सोर्सेज बता दिए, आप वहाँ से पढ़िए। नहीं समझ में आए तो आप हमको जो है टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, हम आपको जो यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर देंगे जहाँ से आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या है? तो शिशु मृत्यु दर उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या, ये हो गया। उसके बाद फिर जो है इसके अलावा जो है आपको किस किस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए? बर्थ रेट का, जिसको हम जन्म दर बोलते हैं, फिर है डेथ रेट का, जिसको हम मृत्यु दर बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो आप ये NCERT में पढ़िएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है। तो ये आपका जो बेसिक जो GDP GNP ये सब हम पढ़ते हैं, GDP GNP, फिर जो है GNP को जब हम फैक्टर कॉस्ट पे पढ़ते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे जब उत्पादन लागत पे पढ़ते हैं तो हम इसको जो है GNI बोलते हैं। और GNI को ही हम जो है क्या नाम है, कभी कभी जो है क्या बोलते हैं, तो हम इसको नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो प्रश्न पूछा गया है GDP GNP का जो कॉन्सेप्ट होता है, फिर GNP FC आता है, GNI आता है, ये सब आता है। तो यहाँ से प्रश्न लिया गया है। तो देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? तो जो है देश में इसमें क्या करते हैं, जो ये आपका राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय है, और राष्ट्रीय आय से जो है जनसंख्या को हम डिवाइड करते हैं। अब आप खुद एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाइए, सिंपल सा, कि आप जो है मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं, ठीक है, और सभी लोग मिलाकर 5 के 5 लोग मिलाकर जो है 1 लाख रुपए कमाते हैं। 5 के 5 लाख मिलकर मान लीजिए 100 रुपये कमाते हैं, छोड़िए 100 रुपये कमाते हैं। तो 100 रुपये कमाते हैं कितने लोग? जनसंख्या कितनी है घर की? 5 लोग की है। तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा? 5, ये डिवाइड हो जाएगा तो 20 रुपये आ जाएगा। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको हमको समझा दिए। तो इसी प्रकार जब पूरे भारत की बात की जाएगी तो जब वहाँ पे देखा जाएगा तो देश की कुल आय यानी राष्ट्रीय आय कितना कमा रहे हैं, और उस पर जो जनसंख्या को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें हर एक भारतीय का, यानी हर एक भारतीय के ऊपर कितना इनकम जा रहा है, उसकी कमाई कितनी हो रही है, वो हमें पता चल जाएगी। तो आपको इस प्रश्न का विश्लेषण समझ में आ गया होगा। और सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो इसी प्रश्न में इसका आंसर दिया हुआ, हम दिखाते हैं आपको। अब देखिए प्रश्न संख्या 34 आया था कि किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो होता है वो क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये जितने भी सब उत्पाद वगैरह हैं, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये सब जितनी भी चीज़ें 1 वर्ष के लिए कैलकुलेट की जाती है। रट लीजिए, 1 वर्ष के लिए कैलकुलेट की जाती हैं। और इसके लिए जब आप, और इसके अलावा जो आप ध्यान रखिएगा, जो आधार वर्ष हम मानते हैं, इन सब चीज़ों की गणना करते हैं, तो आधार वर्ष हम मानते हैं तो जो 2011-12 मानते हैं, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आगे पूछ ले। तो आधार वर्ष जो बेस वर्ष माना जाता है वो 2011-12 माना जाता है। और साथ में आप ये भी एक चीज़ को समझिए कि BPSC का जो सिलेबस का आता पता नहीं होता है, सिलेबस से बताते नहीं क्लियरली, फिर प्रश्न भी इधर उधर से आते हैं। तो आपको प्रश्न का अगर आपने विश्लेषण अच्छे से कर लिया तो आपको जो है फिर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पे GDP दिया गया है, तो आप राष्ट्रीय आय दिया गया है, शुद्ध घरेलू उत्पाद दिया, आप इन 3 चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगली बार शुद्ध घरेलू उत्पाद पूछ रहा होगा, अगली बार राष्ट्रीय आय पूछ रहा होगा। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो जो किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम GDP बोलते हैं। और फिर यहाँ पे जो है आते हैं हम प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का आंसर था प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, PCI बोलते हैं इंग्लिश में। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई है? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है जो देशों की तुलना की गई है वो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम पे की गई है। स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में भी किया गया, लोगों का शिक्षा स्तर भी चेक किया जाता है। कई सारे वहाँ पे जो आयाम और सूचक हैं, कई सारे आयाम और सूचक हैं।
और यूएनडीपी का जो रिपोर्ट होता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और यूएनडीपी की, और आपको अगली बार प्रश्न पूछ सकता है कि मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कौन जारी करता है, तो ये इसको जारी करता है यूएनडीपी। और तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और आइए इसको हम समझ लेते हैं, इसके बारे में हो सकता है आगे कुछ पूछ ले तो आपको बता ही देते हैं लगे हाथ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो HDI है, अगली बार पूछ सकता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, उसको जो है, और वो मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत जारी किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक जो होता है उसको किसने डेवलप किया था, किसने बनाया था, तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। तो महबूब उल हक का नाम ध्यान रखिएगा, महबूब उल हक, इनका योगदान है HDI को बनाने में, जो इंडेक्स इन्होंने ही बनाया था। और साथ में अगर बात करें तो HDI के निर्माण में जो है इन सूचकों का हम प्रयोग करते हैं, आयाम और सूचकों का प्रयोग करते हैं। आइए उन आयाम और सूचकों को देख लेते हैं। तो दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत हम जीवन प्रत्याशा चेक करते हैं, यानी कौन व्यक्ति कितना जी रहा है। दूसरा है ज्ञान चेक करते हैं, नॉलेज चेक करते हैं, यानी कि जो है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल के औसत वर्ष चेक करते हैं। और फिर एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कितना कोई बच्चा कितना साल तक वो स्कूल जाएगा, ये सब चेक करते हैं। फिर जीवन स्तर है, जीवन स्तर कैसे हम चेक करते हैं, तो रियल पर कैपिटा GNI, जिसको हम PCI भी बोलते हैं। तो पर कैपिटा इनकम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पर कैपिटा GNI है, वही जो है PCI है, पर कैपिटा इनकम है। तो आप देख पा रहे हैं कि जीवन स्तर भी देखा जा रहा है, पर कैपिटा इनकम भी देखा जा रहा है, स्वस्थ जीवन भी देखा जा रहा है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जो है आपको क्या करना है कि जो HDR 2023 वाला जारी हुआ है, उसमें आपको भारत का पोजीशन पता होना चाहिए, भारत का पोजीशन पता होना चाहिए। पहला चीज़, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ये आपको पता होना चाहिए कि भारत किस स्थान पर है और भारत किस कैटेगरी में आता है। तो हम आगे देखेंगे इसके बारे में, प्रश्न पे वापस आते हैं। और यहाँ पे आपको जो है ये ध्यान रखना है कि प्रति व्यक्ति आय भी सही है, स्वास्थ्य की स्थिति भी सही है, लोगों का शिक्षा स्तर भी सही है। तो उपयुक्त में से आंसर एक से अधिक हो जाएगा। और मानव विकास रिपोर्ट को या मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म जान लीजिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। फिर अगला प्रश्न है, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने वाले जो है आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है। तो ये प्रश्न सिंपल सा है, आपके NCERT क्लास 8 भूगोल का हमने आपको कराया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख भी सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सतत विकास बोलते हैं जिसको, धारणीय विकास के नाम से भी आपको मैंने चैप्टर दिखाया था। तो जो धारणीय विकास है वही सतत विकास है। और इसमें क्या होता है कि हम वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखते हैं। अब जैसे कहने का मतलब है कि आज हमारे पास जंगल हैं, जो बचे हुए जंगल हैं, हमें उनको बचा के रखना चाहिए ताकि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो सही से रह सकें। अगर सारे जंगल काट के अपने घर ही बना लेंगे, मकान ही बना लेंगे, डेवलपमेंट ही कर लेंगे, विकास ही कर लेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ियों को जो है 50-55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कैसे जी पाएंगे, आप बताइए, है ना। 50-60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी धरती पर कि जीना मुश्किल हो जाएगा। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो यही कहता है कि हमें इस तरीके से विकास करना है, आर्थिक विकास हमें इस तरीके से करना है कि वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधन दोनों को हम बनाए रखें। हम वर्तमान में भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लें और हम उसका वेस्ट ना करें, हम आगे आने वाली जो है पीढ़ियों के लिए उसको बचा कर रखें, और ताकि वो भी आएँ और फिर वो भी आगे के लिए बचा के रखेंगे। तो इस क्रम से एक प्रक्रिया चलती रहेगी और इसी को हम क्या बोलते हैं, सतत विकास। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात रेशियो को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, और फिर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो आपका जो पिछला प्रश्न था उसको हमने देख लिया था। तो पिछले प्रश्न का आंसर था सतत विकास, और ये NCERT में भी दिया गया है और इसके बारे में आपको समझा भी दिया गया है। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि हम अभी जो इस्तेमाल करें इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आने वाले पीढ़ियों के लिए बचा रहे, और साथ में जब आने वाली पीढ़ियाँ आएंगी तो वो उनके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर जो है इस्तेमाल करेंगी। और इसी को हम बोलते हैं धारणीय विकास या सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं शुद्ध उपस्थिति अनुपात। सिंपल सा प्रश्न है कि जो शुद्ध उपस्थिति अनुपात हमें कैसे पता चलेगा, कि जब हम 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों को अनुपात प्रतिशत को हम जब पता करेंगे तब। और फिर जो है अब इसको कैसे निकालते हैं, तो ये हो गया 6 से 10 के आयु वर्ग के कुल बच्चे और
कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो स्कूल जाने वाले कितने बच्चे, मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, अब स्कूल जा रहे हैं 500, तो यहाँ पे जो अनुपात हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ समझनी है। आप इसके अलावा परीक्षा दृष्टि से आपको सकल नामांकन अनुपात पता करके जाना, शुद्ध नामांकन अनुपात क्या होता है ये पता करके जाना है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो बैंकिंग है और परिवहन है ये तृतीय क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा संबंधित नहीं है प्राथमिक क्षेत्र से, तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसमें प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मछली पकड़ना आता है, कृषि करना आता है, मुर्गी पालन वगैरह ये सब आता है। तो ये सब आपका किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपको ध्यान रखना है कि जैसे अब हमने कृषि किया, कृषि में हमने गन्ना उगाया, मान लीजिए यहाँ गन्ना उगाया, तो जो गन्ने से चीनी बनता है, गन्ने से जो चीनी बनता है चीनी मिलों में, वो द्वितीय गतिविधि है, समझ गए होंगे आप। फिर उसके बाद अब यहाँ पे गेहूँ उगाया हमने, गेहूँ उगाया और फिर जो है गेहूँ का आटा हमने बनाया, गेहूं का हमने आटा बनाया फैक्ट्री में ले जाके, तो ये क्या है, द्वितीय गतिविधि है। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है रोहतास और औरंगाबाद। बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के रोहतास और औरंगाबाद में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है। बाकी आप इसको देख लीजिएगा कि कितना है परसेंटेज में। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो दो प्रकार के क्षेत्र माने जाते हैं, संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। अब होता क्या है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो कि एक फॉर्मल जो सेटअप होता है, फॉर्मल सेटअप होता है और ये इनफॉर्मल सेटअप होता है। और बात की जाए फॉर्मल सेटअप में, जैसे हम स्कूल वगैरह खुले होते हैं जो एक पूरी प्रक्रिया से चलते हैं, बाकायदा वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको सैलरी दी जाती है, हर चीज़ का हिसाब किताब रखा जाता है, तो वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है। आप कोई कंपनी देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनी देखते हैं, रिलायंस वगैरह की कंपनी देखते हैं, तो ये सब क्या है, संगठित क्षेत्र में आते हैं। असंगठित की बात करें तो आप जो छोला कुलचा खाते हैं, छोला भटूरा आप खाते हैं ठेले पे, जो छोला भटूरा बेच रहा होता है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, वो असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, संगठित और असंगठित क्षेत्र। तो प्रश्न पूछा है कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पे जो है पहले हम देख लेते कौन सा आता है। तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ठेकेदार के लिए काम करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर, तो जो दिहाड़ी मजदूर होगा वो असंगठित क्षेत्र में आएगा, वो किसी दिन काम करेगा किसी दिन काम नहीं करेगा, तो वो क्या है, असंगठित क्षेत्र में आता है। फिर अपने घर में काम करने वाली हथकरघा बुनकर, तो अपने घर में ही काम कर रही है, यानी असंगठित में ये भी आ जाएंगे। और विद्यालय में पढ़ाती हुई एक अध्यापिका, तो आपको ध्यान रखना ये किसका पार्ट हो जाएंगे, स्कूल का पार्ट आ गया, तो ये आपका संगठित क्षेत्र में आ जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और आप जो है कमेंट वगैरह के माध्यम से आप जो है लाइक और कमेंट कर दिया करिए, ताकि आने वाले जो आपके बाद जो अभ्यर्थी आएंगे, आपको तो यहाँ पे सपोर्ट और गाइडेंस दिया जा रहा है जितना भी संभव हो सका हमारी तरफ से, लेकिन आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम अपने क्षेत्र में जहाँ से आप हैं वहाँ पे आप इस चीज़ को बढ़ाइए, ताकि जो है लोगों को इस चैनल के बारे में पता चल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से संभव सहायता ले सकें। आगे बढ़ते हैं, ऋण की शर्तों में संपार्श्विक कोलेटरल सहित शामिल है। तो यहाँ पे एक चीज़ होता है ऋण की शर्त, ऋण की शर्त, और ये आपको याद रखना है कि जो ऋण की शर्त होती है ये इसको हम बोलते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। तो ऋण की शर्तों में ऋण की शर्त को हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, और इसको सिंपल से कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि आप बैंक जाते हैं, बैंक में आप बोलते हैं कि सर हमको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक बोलता है कि आपके पास गिरवी रखने को कुछ है क्या, तो आप बोलते हैं कि हाँ सर हमारे पास खेत है, तो आप खेत को जो है कोलेटरल रखते हैं, गिरवी रखते हैं। तो जिस चीज़ को हम गिरवी रखते हैं उसको कोलेटरल बोलते हैं। कोलेटरल को हिंदी में संपार्श्विक कहते हैं, ध्यान रखिए, कोलेटरल को हिंदी में क्या कहते हैं, संपार्श्विक कहते हैं। तो ऋण की शर्तों में जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होगी, तो ऋण की शर्तों में सबसे पहला चीज़ क्या आ जाएगा, कोलेटरल, संपार्श्विक, आप गिरवी क्या रख रहे हैं। अब आप खुद बताइए, आप 10 लाख का लोन लेंगे तो आपके ऊपर ब्याज लगेगा, नहीं लगेगा, तो ब्याज दर भी आ जाएगा। फिर आपको जो है बैंक 50 तरीके बताएगा कि आप जो है सर 5 साल में पे कर सकते हैं, 7 साल में, 10 साल में पे कर सकते हैं, तो पुनर्भुगतान का तरीका भी बैंक को आपको बताएगा, तो ये भी आ जाएगा टर्म्स ऑफ क्रेडिट ऋण की शर्तों में। फिर
आप ये बताइए कि आप 10 लाख का लोन लेने जाएंगे तो क्या आपको दस्तावेज नहीं मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा ना, तो इसलिए आपको दस्तावेज भी हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप यहाँ पे अब समझ गए होंगे इस प्रश्न को कि कितना आसान प्रश्न आया था, लेकिन चूंकि आपने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था उस चीज़ को आप दिमाग में नहीं लाए होंगे तो आपका ये प्रश्न गलत हो गया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं एवं प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो यह भी प्रश्न जो है बहुत ही आसान था। सरकार द्वारा जब निर्धारित व्यापार बाधाओं एवं प्रतिबंधों को हटाया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं उदारीकरण। और भारत में उदारीकरण कब किया गया था, लिबरलाइजेशन कब किया गया था, लिबरलाइजेशन उदारीकरण भारत में कब किया गया था, तो 1991 में किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। और 1991 में मनमोहन सिंह उस समय भारत के जो है वित्त मंत्री थे, समझ गए होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर जो है तो ये आपका हो गया कि सरकार जब क्या करती है, व्यापार बाधाओं को या प्रतिबंधों को हटा देती है, यानी इकॉनमी को अपने ओपन कर देती है, तो हम उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उदारीकरण। उस केस में क्या होता है कि 1991 के बाद जिन भी देशों के कंपनीज़ हैं, मान लीजिए अमेरिका की कंपनी है, चाइना की कंपनी, रूस की कंपनी है, तो वो चाहेगी तो भारत में आके व्यापार करेगी और जो भी टर्म एंड कंडीशन भारत सरकार लगाएगी उसके अकॉर्डिंग वो व्यापार करेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, उदारीकरण। हमने चैप्टर देखा था एनसीईआरटी में, उदारीकरण दिया था, भूमंडलीकरण दिया था, निजीकरण दिया था। तो ये आप, तो इसमें आपका आंसर तो दिया नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें भूमंडलीकरण की, भूमंडलीकरण को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और ग्लोबलाइजेशन को आप सिंपल सा समझिए कि आप जो है आज के डेट में जो मैकडोनाल्ड का, आप में से कई भाइयों बहनों ने बर्गर भी खाया होगा, तो मैकडोनाल्ड का जो बर्गर होता है वो क्या दर्शाता है कि अमेरिका में मैकडोनाल्ड का कॉन्सेप्ट आया और वहाँ से इंडिया पहुँच गया और इंडिया से भी जो है इंडिया के कई सारे शहरों में पहुँच गया। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है जब एक पर चीज़ कोई स्थानीय जगह से उठ के जो पूरे विश्व में फैल जाती है, कनेक्टेड हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं भूमंडलीकरण। और भूमंडलीकरण की वजह से आज की डेट में एक देश मतलब दूर दराज के देश भी जो है एक दूसरे के बहुत संपर्क में आ गए हैं, एक देश के दूसरे देश के लोग भी आपस में संपर्क में आ गए हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। जैसे आप आज की डेट में अगर आपके कोई रिश्तेदार बाहर रह रहे हैं, सऊदी में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो आप उनसे बात कर पाते हो, तो किस वजह से संभव होता है, भूमंडलीकरण की वजह से। पहले बात ही नहीं करने दिया जाता था, प्रतिबंध लगाए रहते थे सरकार द्वारा कि नहीं तो आप बाहर जा सकते हो, ना व्यापार कर सकते हो, ना बात कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर होता है निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। और निजीकरण का मतलब होता है कि सरकारी चीज़ था, सरकारी चीज़ को जो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया गया, मान लीजिए अडानी के हाथों में दे दिया गया। जैसे एयर इंडिया का आपने बीच में सुना होगा, एयर इंडिया का जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि एयर इंडिया को किसी जो है निजी कंपनी को बेच दिया गया। लॉस में जा रही थी, सरकार सोची कि कितना लॉस झेला जाए, तो इसलिए इसको बेच देते हैं, जो पैसा आएगा उसको हम और कहीं इस्तेमाल कर लेंगे। तो जब निजी क्षेत्र को दे दिया था तो इस प्रक्रिया को निजीकरण बोला जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है उदारीकरण था। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है, बहुत आसान सवाल है, निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार। इसका भी चैप्टर आपने देखा होगा 10th एनसीईआरटी में, शायद हमने आपको समझाया था। तो अब आप बताइए कि आप उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता का मतलब आप कंज्यूमर हैं। आप कहीं गए किसी बड़े दुकान पर, स्टोर पर, आप वहाँ से सामान लाने के लिए, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का वहाँ से सामान लिया, सिंपल सा समझिए, ठीक है। अब आपको मान लीजिए आपने पेमेंट किया, आपका पेमेंट हो गया, सब कुछ हो गया और वहाँ तक पहुँच भी गया, अकाउंट तक पहुंच भी गया, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज़ हो गई कि जो वो दुकान वाला था या स्टोर वाला था उसके में रिफ्लेक्ट नहीं किया। अब आप दोनों में कुछ दिक्कत हो गया। अब दिक्कत हो गया तो आप लोग जो कहाँ गए, उपभोक्ता फोरम में। तो जब उपभोक्ता फोरम में गए तो उपभोक्ता फोरम क्या करेगा, आपका सुनवाई करेगा कि भाई क्या मामला इनका। तो जो आप इसमें निवारण पाने का जो उपभोक्ता अधिकार होता है, यानी कि आपको कोई समस्या हुई, आप एज ए उपभोक्ता, एज ए कंज्यूमर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप जो है निवारण पाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आपको दी जाएंगी, क्या क्या जो है सरकार आपको क्या क्या सुविधाएं देंगी। तो सिंपल सा समझिए कि अनुचित व्यापार प्रणाली के विरुद्ध अधिकार, यानी अगर गलत तरीके से उस व्यापारी ने आपको जो है कुछ काम किया होगा, यानी गलत तरीके से उसने आपको जो है नुकसान पहुंचाया होगा, अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली करके आपको जो है किया होगा, तो आपको उससे बचने का अधिकार है, होगा कि नहीं होगा, तो होगा ही। और फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, मान लीजिए कि आपको 50 बार दौड़ा दिया कि आज नहीं कल आई, हम आज आपको पैसा नहीं देंगे, कल पैसा देंगे, माना आपने 2 बार पे कर दिया है ना,
कि एक बार हुआ नहीं हुआ माना तो फिर आपने दोबारा पे कर दिया और फिर दोबारा भी हो गया तो बोला कि पिछला पैसा 10 दिन बाद देंगे। तो ये क्या है, शोषण है कि जब आपको दो बार अकाउंट में मिल गया तो आप 10 दिन बाद क्यों देंगे। तो शोषण के विरुद्ध भी तो अधिकार आपको दिया जाएगा अगर आप उपभोक्ता हैं। फिर सेवा प्राप्त करना जारी रखने या जारी ना रखने का अधिकार। तो आप इसको सिंपल सा समझ सकते हैं कि जब आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो फ़ोन में आपसे बोला जाता है कि क्या आप जो है इस सेवा को जारी रखना चाहते हैं, तब आप बोलते हैं यस। फिर बोलता है कि क्या आप सेवा को जारी रखना चाहते हैं, तो जब आपका मन होता नहीं करने का तो आप नहीं कर देते हैं। तो आपको ये भी तो अधिकार प्राप्त होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप ऐसे जो है कॉमन सेंस से दिमाग लगाइएगा तो ये भी प्रश्न आपके बहुत आसानी से सही हो जाएंगे। बाकी आप NCERTs पढ़ लीजिएगा जो आपको जैसा बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपरा के बारे में सत्य है। तो कोपरा क्या है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और हमेशा ध्यान रखिए जो इम्पोर्टेंट कानून होते हैं उनको आप इंग्लिश में भी याद रखिए, भले आप हिंदी माध्यम को, लेकिन अब यहाँ देखिए आपको हिंदी में दे दिया, अब हिंदी में समझ ही नहीं आएगा आपको कोपरा है क्या। अब ऐसे कोपरा आपको दिमाग में भी नहीं आएगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और साथ में आपको जो भी यहाँ पे चीज़ें दी रही हों। अब यहाँ 1986 था तो अगली बार हो सकता है पूछ ले कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया, कोपरा कब लाया गया भारत में, तो 1986 में। तो प्रश्न है कि कौन सा कथन जो है कोपरा के बारे में सत्य है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता को बचाने से अभी उससे ऊपर हमने कुछ समझा था तो उसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो यहाँ पे है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का जो है अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को संदर्भित करता है। तो ये बात सही है कि कोपरा जो है वो 1986 में लाया गया था, कानून है। और इसके कोपरा के तहत 2 स्तरीय अर्ध न्यायपालिका मशीनरी स्थापित की गई है। तो अगर हम बात करें तो हमेशा ध्यान रखिए कभी भी भारत में अब जो होता है वो 3 स्तरीय होता है, 3 स्तरीय और 3 स्तरीय सिंपल सा समझिए। एक होता है राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे, और दूसरा होता है आपका जिला लेवल पे, राज्य स्तर पर, राज्य के बाद जिला आएगा, और तीसरा होता है आपका जिला स्तर पे। तो 3 चीज़ें होती हैं, 3 स्तर होते हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। तो आप समझ गए होंगे कोपरा को भी 3 स्तर पे रखा गया है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो जाए उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, फिर राज्य स्तर पे मान लीजिए कोई मामला हो जाए तो उस पर क्या प्रावधान होंगे, फिर जिला स्तर पे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें क्या प्रावधान होंगे। तो इसमें जो है 3 स्तरीय जो है अर्ध न्यायपालिका मशीनरी स्थापित की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है। फिर कोपरा है केवल वस्तुओं पर लागू होता है। अब आप बताइए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उपभोक्ता के लिए है, तो क्या केवल वस्तु पर लागू होगा, सेवाओं पर नहीं लागू होगा। तो सेवाओं पे भी तो लागू होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। तो जीएसटी जैसे वस्तु और सेवा पे लगता है वैसे ही जो है कोपरा भी वस्तु और सेवा पर लगता है, दोनों पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है। तो इसका नाम है जीविका योजना। और जीविका योजना के बारे में आपको अगली बार के लिए भी ध्यान रखना है। ये जो जीविका योजना कब स्टार्ट की गई थी, 2006 में, और 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। और अगर हम बात करें तो इसको जो है बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना। और ये किसकी मदद से स्थापित किया गया, तो पूछ सकता है अगली बार। तो विश्व बैंक की मदद से स्थापित किया गया था। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार सरकार की यह योजना है। और आज के डेट में 38 जिलों में, बिहार के सभी 38 जिलों में ये कार्यरत है। तो आप समझ गए होंगे, इंग्लिश में इसको बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है। ये भी देखिए बहुत ही कॉमन सेंस का प्रश्न है। अब आप खुद बताइए कि फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी, जब आपके पास भोजन की उपलब्धता होगी, जब आपके पास खाने को होगा तभी तो आप फूड सिक्योरिटी आपके लिए होगी। फिर अभिगम्यता हो, यानी अभिगम्यता का मतलब होता है कि आप जो है जो खाद्य खाने पीने की जो चीज़ें फसलें हैं आप उसको उगा पाओ, यानी आप वहाँ तक आपकी पहुँच हो, है ना, वहाँ तक आपकी पहुँच हो, खाद्य संबंधी आपकी पहुँच हो, यानी आपके पास पैसा वगैरह हो। और फिर सामर्थ्य की बात, सामर्थ्य की बात पैसे से हो जाती है। यानी अगर आज के डेट में मान लीजिए कि 10,000 का सिलेंडर हो जाए, अभी 1,000 का है, मान लीजिए एक साथ में 10,000 का सिलेंडर कर दिया जाए तो आपकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। आप 1,000 का सिलेंडर ले रहे थे, अचानक से 10,000 का सिलेंडर ले रहे होंगे तो आपका सामर्थ्य ही खराब हो जाएगा, आपकी कैपेबिलिटी ही नहीं रह जाएगी। तो ये चीज़ है कि खाद्य सुरक्षा आप क्या बना के खाएंगे, इतने महंगे सिलेंडर पे आप बना के खा पाएंगे, तो खाद्य सुरक्षा आपकी डगमगा जाएगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा भोजन की उपलब्धता हो, अभिगम्यता भी होनी चाहिए और सामर्थ्य भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा,
आगे बढ़ते हैं। अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी है, तो अंत्योदय अन्न योजना जो जुड़ी है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी हुई है, पीडीएस से जुड़ी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसको आपको जो है पीडीएस के बारे में डिटेल में स्टडी कर लेना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मध्याह्न आहार, तो मध्याह्न आहार जो है 15 अगस्त 1995 को भारत में लागू किया गया था, 15 अगस्त 1995 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, और बाकी आप इसके बारे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से। फिर अल्प रोजगार का अर्थ है, तो अल्प रोजगार का मतलब होता है कि जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों, तो इसका मतलब होता है कि जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, अल्प रोजगार कहते हैं। और जब लोग काम करने के इच्छुक नहीं होते हैं तो वो जो है स्वैच्छिक जो है बेरोजगारी होती है, उसको हम स्वैच्छिक बेरोजगारी करते हैं। जब वो काम करने के इच्छुक ही नहीं है, मन ही नहीं उनका करने का, तो ज़बरदस्ती तो कोई कराएगा नहीं। तो अल्प रोजगार और बेरोजगारी यहाँ पे होती है, कई प्रकार की बेरोजगारी होती है, जैसे कि मौसमी बेरोजगारी होती है कि किसान खेती कर रहा है, अब 3 महीना फसल उगाया, 3 महीना खाली बैठा है, तो फसल से जो पैसा कमाया फिर 3 महीना खाली बैठा है, तो इसको हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। जब कुछ समय जो किसान होता है उसके पास पैसा होता है, कुछ समय पैसा नहीं होता है। फिर ऐसे प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, छिपी हुई बेरोजगारी जिसको बोलते हैं। एक ही खेत में 10 लोग लगे हुए, काम था 2 लोग का, 10 लोग लगे हुए हैं, तो क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तो ऐसे आप बेरोजगारी के जितने भी प्रकार हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लीजिएगा अच्छे से, अगली बार परीक्षा में ऐसे ही कुछ घूमता फिरता प्रश्न आ जाएगा। तो इस प्रश्न का अल्प रोजगार का मतलब हो जाएगा जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों। तो आपको इस प्रश्न का आंसर क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है। तो जब रोजगार स्तर की बात आए, रट लीजिए, पंचवार्षिक सर्वेक्षण जो है कौन करता है, तो ये एनएसएसओ करता है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, रट लीजिए। और एनएसएसओ के बारे में अध्ययन कर लीजिएगा, कब बनाया गया, इसका काम क्या है, ठीक है। तो इसको एनएसएसओ बोलते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे मिशन, नेशनल सैंपल सर्वे मिशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या करता है, तो रोजगार संबंधी ये पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है, और इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा भारत की जनगणना, तो भारत की जनगणना ये तो भारत को जनगणना के लिए इस्तेमाल होगा, ये आंसर हो नहीं सकता था, आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, हमेशा ध्यान रखिए मंत्रालय कभी भी सर्वेक्षण नहीं कराएगा, मंत्रालय का काम है ही नहीं कभी भी कि वो सर्वेक्षण के लिए डायरेक्ट करेगा किसी को, है ना। तो इसी प्रकार जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ये एनएसएसओ को डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन मंत्रालय कभी भी जो है सर्वेक्षण नहीं करेगा, मंत्रालय का काम सर्वेक्षण कराना नहीं है। तो ये आप आंसर कभी भी मंत्रालय हो ही नहीं सकता, जब भी सर्वेक्षण की बात आएगी तो आप ऐसे भी एलिमिनेट करके आंसर पे आ सकते हैं। और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब बना था इसके बारे में सब डिटेल में पता कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया हो तो ठीक, नहीं दिया हो तो गूगल कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा। फिर सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के उत्पादन का उच्चतम से निम्नतम क्रम तक सही चुनिए। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा उच्चतम से निम्नतम तक जाना है, तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है तृतीय क्षेत्र का होता है, फिर निर्माण क्षेत्र का है और फिर कृषि क्षेत्र का है। तो ध्यान रखना आपको कि जो है सबसे पहले जो है टर्सरी है, फिर जो है ये सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, प्राथमिक यानी सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र, फिर द्वितीय क्षेत्र, फिर प्राथमिक क्षेत्र। सबसे ज़्यादा योगदान है, लगभग इसका 55% योगदान है। और इनका हम बात करें तो लगभग 24-25% का है, और इनका लगभग 17-18% का है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। फिर है अगला प्रश्न, और तृतीय क्षेत्र, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो कृषि क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, निर्माण क्षेत्र आता है वो द्वितीय क्षेत्र के अनुदाहरण भी आपको पता होना चाहिए। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग वगैरह आता है, बैंकिंग, परिवहन, ये सब किस में आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर अगला है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को जो है किसने सुगम बनाया है, तो ग्लोबलाइजेशन की हमने बात की थी। ग्लोबलाइजेशन क्या था कि जब एक लोकल जगह से कहीं पे किसी भी देश के किसी कोने से जो है कोई चीज़ उठा और वो पूरे विश्व में फैल गया। तो वो कैसे फैल गया, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम कौन बनाता है, तो व्यापार और निवेश नीतियों की उदारीकरण है। तो हमने लिबरलाइजेशन की बात की थी, जब हम प्रतिबंध हटा देते हैं, उदारीकरण बोलते हैं जिसको, पीछे प्रश्न आया था। तो उदारीकरण अगर हम कर देंगे तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो हो जाएगी। फिर कृषि क्षेत्र में वृद्धि ने, तो इससे कोई लेना देना है नहीं। अगर हम उच्च टैरिफ दर लगा देंगे तो बाहर से चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो उसको दिक्कत, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो है प्रॉब्लम आएंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है। खुद दिमाग लगाइए आप कि बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अगर भूमि, भवन जैसी संपत्ति खरीद रहा है
बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी एप्पल कंपनी मान लीजिए, तो एप्पल कंपनी भारत में जो है 10 माला बिल्डिंग खरीद ले रही है, मान लीजिए 10 माला बिल्डिंग खरीद रही है किराए पे कैसे भी, तो उस पर जो खर्च करेगा तो वो घरेलू निवेश तो कहलाएगा नहीं, क्योंकि एप्पल तो अमेरिका की कंपनी है ना। तो वो क्या कहलाएगा, विदेशी निवेश कहलाएगा, क्योंकि वो किसी बाहरी जो है बाहरी व्यक्ति ने या बाहरी कंपनी ने निवेश किया, तो उसको हम विदेशी निवेश कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और जो घरेलू निवेश होता है, जब अंबानी साहब भारत में 10 माला बिल्डिंग तैयार करवा देंगे, उसमें कुछ इन्वेस्ट कर देंगे, कंपनी ओपन कर देंगे, तो हम उसको घरेलू निवेश बोलेंगे, क्योंकि अंबानी साहब हमारे यहीं के हैं, भारतीय हैं और सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक हैं। तो आपको समझ में आ गया हो गया। तो जब एप्पल कंपनी है, तो वो जब भारत में कुछ खरीदेगी, इन्वेस्ट करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्यों कहेंगे, क्योंकि विदेशी हैं, बाहरी लोग हैं, तो इसलिए विदेशी निवेश कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक परिसंपत्ति जिससे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे कहा जाता है। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी अच्छा है और हमने इसके बारे में इससे पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो एक परिसंपत्ति जिससे उधार करता है, आप गए थे बैंक में उधार लेने, याद है ना, 10 लाख रुपए का, तो ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में, तो आप गारंटी के रूप में क्या मांगता है बैंक, पुनर्भुगतान की गारंटी के रूप में आपसे क्या मांगता है। आपने बोला हमारे पास खेत है, तो आपने खेत का डॉक्यूमेंट दिया, तो जो आपने उसको क्या बोला था, कोलेट्रल, है ना, गिरवी जिसको हम रखते हैं। तो कोलेट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं, संपार्श्विक। तो परिसंपत्ति जिससे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संपार्श्विक या कोलेट्रल। आगे बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसको हम पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। बार्टर सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। तो बार्टर सिस्टम को आप पहले समझ लीजिए कि पहले के ज़माने में प्राचीन काल में जब करेंसी नहीं होती थी, जब मुद्रा नहीं होती थी, आज तो मुद्रा चलता है, सिक्के चलते हैं, रुपए चलते हैं, पैसे चलते हैं, पेटीएम चलता है, सब कुछ चलता है, ठीक है। तो जब पहले के ज़माने में मुद्रा नहीं होती थी, और जब मुद्रा नहीं होगी तब कैसे एक्सचेंज होगा। तो जो एक्सचेंज, तब उस समय जो आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान आपस में होता था, उसी प्रक्रिया को हम बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि एक किसान था, किसान के पास खेत है, खेत में उसने गेहूँ उगाया है ना, गेहूँ चावल उगाया है। अब इसको ज़रूरत पड़ा एक पंडित जी का, पंडित जी को बुलाया इसने कि पंडित जी पूजा करा दीजिए। तो पंडित जी बोले कि हमारा जो है 100 रुपये के बराबर हुआ काम भाई। तो पंडित जी ने 2 घंटा बैठ के पूजा किया। तो किसान ने बोला कि जो है पंडित जी, ये 5 किलो गेहूँ रख लीजिए, आप 5 किलो गेहूँ ले रख लीजिए, हमारा आपका बार्टर एक्सचेंज हो गया, है ना। तो आप समझ गए होंगे बार्टर एक्सचेंज क्या होता है। तो प्रश्न पूछा है कि कौन सा बार्टर एक्सचेंज का बारे में सही नहीं है। तो बार्टर एक्सचेंज में आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि मुद्रा नहीं होती है, मुद्रा का उपयोग नहीं करते हैं। हमारे पास जो वस्तु होती है हम दूसरे को देते हैं, और दूसरे का जो वस्तु हमारे काम का होता है हम उसको लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। अगर हमें ज़रूरत नहीं होगी तो हम बार्टर एक्सचेंज करेंगे ही नहीं, है ना। अगर पंडित जी को गेहूँ चावल की खेत ज़रूरत नहीं होती तो लेते क्यों, ज़रूरत थी तभी तो पहला कंडीशन है बार्टर एक्सचेंज में कि यहाँ पे जो है ज़रूरत होती है, एक दूसरे को डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। आइए प्रश्न पे आते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में, जिसको बार्टर एक्सचेंज बोला जाता है, बार्टर बोला जाता है सिंपली, तो कौन सा सत्य नहीं है। तो विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता। तो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि मुद्रा जो है नहीं होती है, तो आपका ये जो है सत्य नहीं है। फिर इच्छाओं का दोहरा संयोग, यानी आपको भी ज़रूरत थी, पंडित जी को भी ज़रूरत थी, किसान को भी ज़रूरत थी, तो इच्छाओं का दोहरा संयोग तो होगा ही, है ना। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, यानी दोनों तरफ से ज़रूरत है। फिर विनिमय के लिए वस्तुओं की उपलब्धता, और विनिमय के लिए कुछ ना कुछ तो वस्तु होना चाहिए, वस्तु नहीं है तो सेवा होना चाहिए। जैसे पंडित जी ने सेवा दी, सर्विस दिया अपना, और वस्तु दिया किसान ने, है ना। तो विनिमय के लिए वस्तु या सेवा की उपलब्धता होनी चाहिए। तो आपका ये दोनों सही हो जाएगा बार्टर एक्सचेंज के अंतर्गत, और ये सही नहीं होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। और धन यानी मुद्रा की ज़रूरत नहीं होती है, बिना मुद्रा के बार्टर एक्सचेंज चला जाता है। और ये पहले के ज़माने में ऐसा होता था और अब भी ऐसा हो रहा है। अगर हम आपको उदाहरण दे दें तो हमारा आपका उदाहरण ले लीजिए, है ना। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत थी हमारे चैनल की, हमें ज़रूरत थी आप जैसे अच्छे भोले भाले सब्सक्राइबर्स की, जिनको लिए हम कुछ कर पाएँ। तो हमने आपस में क्या कर लिया, वस्तु यहाँ पे हमने सेवा विनिमय प्रणाली कर लिया। यहाँ पे पूरी तरीके से सेवा विनिमय प्रणाली है। आप हमारा सर्विस ले रहे हैं, हम आपका सर्विस ले रहे हैं, है ना। हम आपका सब्सक्राइबर लेके एंजॉय कर रहे हैं और आप हमारा कंटेंट लेके एंजॉय कर रहे हैं। तो एक हिसाब से ये भी बार्टर एक्सचेंज हो गया, सेवा विनिमय प्रणाली हो गया। आगे आते हैं। प्रश्न है
कि ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी किसके द्वारा की जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, रट लीजिए कि भारत सरकार की जब भी बात होएगी, भारत में जब भी बात आएगी, तो जो ऋण होता है, जो लोन वगैरह होते हैं, तो जो औपचारिक स्रोत के जो कामकाज की निगरानी होती है वो हमेशा भारतीय रिजर्व बैंक करता है। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंकों का बैंक है, भारत में बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक है। और ये सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। और केंद्रीय बैंक का क्या काम होता है कि पूरे देश में जो ऋण के औपचारिक स्रोतों के जो कामकाज की निगरानी ये करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं केंद्रीय रिजर्व बैंक की, और जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI बोलते हैं। तो आप RBI के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा। RBI की स्थापना जो है 1935 में या 1937 में की गई थी, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर है बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे है कि 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था विकास दर से 5% थी, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7 थी। तो यहाँ पे जो है 2017-18 में विकास की अर्थव्यवस्था 11% की दर से भागी थी, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो गलत कथन पूछा है। फिर 2016-17 में तृतीय क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर्ज किया गया था, तो तृतीय क्षेत्र का जनरली ज़्यादा ही रहता है। फिर 2016-17 में निर्माण क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर्ज किया गया, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो आपका एक से अधिक गलत है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल से आप भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, मिलावट बोलते हैं। जब मान लीजिए शहद था, अब शहद आज के डेट में आप देखते हैं कि शहद आप पतंजलि का शहद ले लीजिए, किसी और कम डाबर का शहद ले लीजिए, किसी का भी शहद ले लीजिए, तो आप देखते हैं कि उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता। जितना देसी आप शहद लेते हैं गाँव में, तो जितना अच्छा वो लगता है उतना अच्छा ये सब शहद नहीं लगता। और आप सुनते भी रहते हैं कि इन जो भारत में कंपनियाँ तरह तरह की सभी प्रकार की कंपनियाँ, उस पर भी आरोप लगते रहते हैं कि उन्होंने कोई पदार्थ में जो है कुछ एडल्ट्रेंट मिलाया है। तो इसको हम एडल्ट्रेशन बोलते हैं, एडल्टरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको मिलावट बोलते हैं। तो हिंदी से आप आंसर समझ गए होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, मिलावट। तो आपने अभी तक एक चीज़ सीखा होगा, उस चीज़ क्या सीखा है, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है, घबराना नहीं है, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। और यही प्रोसेसिंग आप जब तेज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। फिर है जीव और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन। अब जीवन और संपत्ति के लिए, अब आपका जीवन है, आपकी संपत्ति है। अब मान लीजिए कि उसके लिए अब आपका जीवन है, संपत्ति है, उसी के बगल में जो है खतरनाक केमिकल फैक्ट्री खोल दी कोई महाशय ने। अब केमिकल फैक्ट्री खोल दी तो जो है खतरनाक वस्तु और सेवा का विपणन हो गया ना। वो खतरनाक वस्तु अब उधर से आएगी, सेवाएं दी जाएंगी, उससे आप लोगों को दिक्कत होगा, तमाम बीमारियां फैलेंगी। तो ये जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो ये संरक्षित होने के अंतर्गत आएगा, यानी आपको बचे रहने के अधिकार के अंतर्गत आएगा। सूचित होने के अधिकार के अंतर्गत तो आएगा नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन या आश्वस्त ये सब तो होगा नहीं। तो संरक्षित होने का अधिकार, संरक्षित मतलब बचने के अधिकार से रिलेटेड होगा। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो मुद्रा की आज के डेट में विशेषता क्या होती है, लीगल टेंडर बोलते हैं, इंग्लिश में लीगल टेंडर बोलते हैं। जब मोदी जी ने 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी किया था, तब क्या बोला था कि जो 500 और 1000 के पुराने नोट हैं, अब से वो लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत सरकार ने जो इसको अधिकृत किया था लीगल टेंडर के रूप में, अब वो वापस ले लिया फैसला, इसलिए 500 और 1000 के नोट नहीं माने जाएंगे, पुराने वाले, है ना। तो लीगल मुद्रा की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है आधुनिक रूप से, तो देश की सरकार द्वारा अधिकृत है, यानी देश की सरकार इसको सर्टिफाई किए रहती है कि हाँ ये माना जाएगा, लीगल टेंडर होगा। फिर कीमती धातु से बना, तो ये कोई महत्वपूर्ण विशेषता है नहीं आधुनिक भारत की, है ना। फिर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। और जो मुद्रा से रिलेटेड जो भी है, तो ध्यान रखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, है ना, और कॉमर्शियल बैंक, इसके अंतर्गत इनका काम नहीं होता। ये सब RBI इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, और सरकार की जो है जो वित्त मंत्रालय, उसकी सहायता से RBI रेगुलेट करता है कि कितने रुपए हम छापेंगे, कितने रुपए छापेंगे, 1000 2000 के नोट हम कितने छापेंगे, 500 के कितने छापेंगे, 100 के कितने छापेंगे। तो ये सब, और अनंत नहीं छापा जा सकता है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएंगी। अगर RBI नोट पे नोट छापता जाएगा, नोट पे नोट छापता जाएगा, तो इतनी महंगाई हो जाएगी कि फिर जो है, जैसे जिम्बाब्वे में हालत हो गया, कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में हालत हो रखा है कि बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो कुछ वैसा हो जाएगा। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में हो जाएगा, तो वो फ्रीली अवेलेबल होने लगेगा, बैंक लोन देने लगेगा, फिर लोग लेने लगेंगे, तो फिर रेट बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। फिर अगला प्रश्न है,
मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार, तो देखिए मानव विकास रिपोर्ट से भी प्रश्न आ गया, पीछे हमने डिस्कस भी किया था। तो कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है? तो अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, तो इसका जो आंसर है वो है बांग्लादेश। तो इसमें दिए गए विकल्पों में से बांग्लादेश जो है भारत से ऊपर है, और बांग्लादेश का स्थान था 129वां, तो 129 था, और भारत का कितना था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हमने बता भी दिया, तो 134 था। पहले नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है, SWZ लिख दे रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड है पहले नंबर पे, बांग्लादेश 129 पर है, 134 पर है भारत, और इसके अलावा भूटान भी भारत से ऊपर है, तो भूटान है 125। तो ध्यान रखिएगा कि भूटान और बांग्लादेश भारत से ऊपर है। और इसको कौन जारी करता है? तो UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? ज्योग्राफी भूगोल का सिंपल सा प्रश्न है ना। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जिनको हम नवीकृत कर सकते हैं, यानी जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बताइए, जो भूजल होता है, ग्राउंड वाटर होता है, हम उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, नल लगाते हैं, नल से बार बार हैंडल चलाते, पानी आता रहता है, छोड़ देते हैं, चला जाता है, फिर बार बार लगाते हैं, फिर आ जाता है ना। तो भूजल क्या नवीकरणीय संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक गैस, तो जो प्राकृतिक गैस एक बार ख़त्म हो गई तो हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे दोबारा बनने में, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है ऐसे संसाधन जिसके एक बार भंडार समाप्त हो गए। भूगोल में हमने पढ़ाया था कि एक बार भंडार समाप्त हो गए तो बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे, तब तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, तो ये अनवीकरणीय संसाधन होंगे। फिर पेट्रोलियम भी जो है अनवीकरणीय संसाधन है, तो आपका आंसर हो जाएगा B और C सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है पूछा है कि नवीकरणीय संसाधन, तो आपका आंसर A हो जाएगा। भूजल जो है ये नवीकरणीय संसाधन है, और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम गैस ये अनवीकरणीय संसाधन है। और उदाहरण देख लेते हैं नवीकरणीय संसाधनों की। तो हमारे जो है सूरज भगवान जो हमें सौर ऊर्जा देते हैं, तो जो सोलर एनर्जी होती है, पवन एनर्जी होती है, ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे। और फिर जो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। पेट्रोल डीजल जो हम इस्तेमाल करते हैं सब क्या है? अनवीकरणीय। एक बार ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो गए, फिर बहुत लंबा टाइम लगेगा। फिर आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बात करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो है, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी उपक्रम आते हैं उनको हम पब्लिक सेक्टर यूनिट बोलते हैं, PSUs बोलते हैं। और इस PSUs का हम जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, इंडियन ऑयल। तो जो इंडियन ऑयल क्या है? ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और ये किसके अधीन है? भारत सरकार के अधीन, और भारत सरकार का एक उपक्रम है। तो यानी भारत सरकार पे इसका क्या है? भारत सरकार के इसके ऊपर जो है यहाँ पे स्वामित्व है, यानी ये भारत सरकार के अधीन है, यानी भारत सरकार इसका मालिक है, तो स्वामित्व है। और इसे निजी क्षेत्र की बात की जाए तो अंबानी साहब की जो रिलायंस इंडस्ट्री है, अब क्या उसको भारत सरकार अधिग्रहण कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो अंबानी साहब की जो है, जो रिलायंस कंपनी है, जिसका आप जियो सिम इस्तेमाल करते हैं, तो जो रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी क्या है? निजी क्षेत्र की है, क्योंकि उसके मालिक कौन है? उसके स्वामित्व कौन है? अंबानी साहब हैं। तो इस प्रकार जो है परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी के आधार पर जो है हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत करते हैं। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, बाकी ये सब नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 से 11 की दशकीय वृद्धि दर 25% से अधिक है? तो अगर इसका हम बात करें तो इसका आंसर आपका जो उपयुक्त में से कोई नहीं है। और यहाँ में दिए गए ऑप्शनों में अगर हम बात करें तो दरभंगा का अगर हम देखें तो दरभंगा का 19% की वृद्धि थी। तो यहाँ पूछा कि 25% से ज़्यादा होना चाहिए, तो 19% पूछा है। और अगर सिवान का देखें हम तो सिवान का जो है 22.25% था। और नवादा की अगर हम बात करें तो नवादा का जो है 22.49% था। तो आप देख पा रहे हैं कि किसी का नहीं हो, किसका ज़्यादा था? तो अगली बार के लिए ध्यान रखिएगा, कटिहार का था। और सबसे ज़्यादा किसका था? तो मधेपुरा का था। मधेपुरा का सबसे ज़्यादा था, 30% था, यानी 25% से बहुत ज़्यादा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी सहरसा का भी 25 से थोड़ा ज़्यादा था सहरसा। तो कटिहार, मधेपुरा, सहरसा का 25% से ज़्यादा था। यहाँ ऑप्शन में दिए गए नहीं है, तो आंसर हो जाएगा E। फिर निम्नलिखित में से कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो नदी पशुपालन कार्यक्रम का जो उद्देश्य नहीं है, तो अगर हम उसकी बात करें तो नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम मछली के बच्चों को चिन्हित नदियों में जमा करते हैं। मछली के बच्चों को चिन्हित नदियों में हम जमा करते हैं, यही काम रहता है। और इससे हम क्या करते हैं? नदी पशुपालन कार्यक्रम को इसको करते हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित है ये। और अगर हम इसकी बात करें तो यह जो है
आपका आंसर हो जाएगा मछली के बच्चों को चिन्हित नदियों में जमा करना। ये सब आंसर नहीं है। चिन्हित नदियों में शुद्ध जन्म प्लाज की बहाली, ये जन्म प्लाज वगैरह ये सब नहीं करना है। मछली ब्रूडर का संग्रह, एकत्रित ब्रूडर का कृत्रिम प्रजनन, आर्टिफिशियल प्रजनन बिल्कुल नहीं करना है, नेचुरली ही ग्रो कराना है। तो मछली के बच्चों को चिन्हित नदियों में जमा करना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नदी पशुपालन कार्यक्रम को ये भी ध्यान रखिए कि इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है, कार्यान्वयन एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो कार्यान्वयन एजेंसी इसकी है। नाम ध्यान नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद, HYD में लिख दे रहा हूँ, तो हैदराबाद में है ये। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लिक्विड फंड जो है मुद्रा बाजार के साधन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, यानी हमें मुद्रा बाजार में, मार्केट इकॉनमी में ये हमें मिलते हैं, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं क्योंकि ये अस्थिर नहीं होते, पूंजी खोने का जोखिम नहीं होता है। और लिक्विड फंड जो है इक्विटी फंड है, तो ये गलत है, ये बॉन्ड्स के रूप में होते हैं, एक हिसाब से कर लीजिए। फिर लिक्विड फंड को सेबी द्वारा विनियमित किया है, तो ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर वैसे आपका गलत दिया था, लेकिन सही आंसर जो है एक से अधिक होगा, डी होगा। तो लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन माने जाते हैं, और साथ में इसको सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो सेबी के बारे में भी आपको अध्ययन करना है, कब बना था, क्या काम है ये सब, और क्या क्या चीज़ें रेगुलेट करता है। जैसे लिक्विड फंड मुद्रा को रेगुलेट करता है, मुद्रा बाजार को भी सेबी रेगुलेट करता है, यानी जो भी नियम कानून बनेंगे चलेंगे वो सेबी के बनाए गए कानूनों के हिसाब से चलेंगे। किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का, सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद GDP, हमने पहले चर्चा कर ली है। फिर आते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का राष्ट्रीयकृत संस्करण, तो बिल्कुल सही बात है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, और ये विश्व स्तर पे कौन जारी करता है, तो लिख लीजिए नाम, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और साथ में OPHI, ये दोनों लोग मिलकर करते हैं, MPI को जारी करते हैं। और OPHI का मतलब है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी जो है डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तो आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी डेवलपमेंट इनिशिएटिव करके इसका नाम है। तो सिंपल याद रखिए, OPHI ही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो UNDP और OPHI रट लीजिए। MPI को ये विश्व स्तर पे जारी करते हैं, और भारत में इसको कॉपी किया गया है, तो ये वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का राष्ट्रीयकृत संस्करण है, यानी जो भारत में इस्तेमाल होता है, तो इसको हम नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स बोलते हैं, तो NMPI बोलते हैं भारत में, और नीति आयोग इसको जारी करता है। तो नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के लिए नोडल एजेंसी, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर है MPI की बेसलाइन रिपोर्ट, MPI की बेसलाइन की रिपोर्ट का मतलब जो इसकी पहली रिपोर्ट आई होगी, तो चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पर आधारित है, तो ये भी बात सही है, 2021 में पहला आया था, तो ये 2021 में जो रिपोर्ट आई थी वही इसकी बेसलाइन रिपोर्ट है। और बेसलाइन रिपोर्ट का मतलब होता है जो MPI की पहली रिपोर्ट आई होगी, और किस पे आधारित है, तो NFHS है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम के उद्देश्य हैं। देख लीजिए, भंडारण क्या करेगा, भंडारण सुविधा ही तो प्रदान करेगा, कच्चा माल तो उपलब्ध नहीं कराएगा, नए कृषि उपकरण उपलब्ध नहीं कराएगा, खाद्य उपलब्ध कराना, ये सब काम नहीं है। भंडारण निगम का काम है भंडारण करना, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, केवल ए। सिंपल है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन दिए तो इस वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है। और NCERT अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो M1 जो है सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप होता है। 3 प्रकार की मुद्राएं भारत में पाई जाती हैं, M1, M2, M3, और M1 सबसे जो है बेसिक होता है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा तरलता पाई जाती है। तरलता मतलब होता है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी तरलता का मतलब होता है कि हम जो है उसको, उस चीज़ को हम कैश में जब हम कन्वर्ट कर सकने की जो क्षमता होती है, किसी मुद्रा को कैश में कन्वर्ट कर सकने की जो, आसानी से कन्वर्ट करने की जो क्षमता होती है, हम उसको बोलते हैं तरलता, है ना। तो जैसे आप गए बैंक, पैसा निकाला, मिल गया आपको, तो वो तरलता होती है। लेकिन आप मान लीजिए FD बनवा लीजिए, फिक्स डिपॉजिट बनवा लीजिए 7 साल का, फिर जाइए 2 साल बाद बैंक से कि दे दीजिए पैसा, देगा नहीं देगा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट है
है ना। तो एफडी वगैरह ये सब फिक्स होते हैं। तो ये जो है अगर एफडी की बात करें तो ये तरलता इसमें उतना नहीं है, लेकिन जो हम जाते सिंपली बैंक से पैसे निकाल लेते तो ऐसी मनी को हम M1 मनी बोलते हैं। तो ये सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति है। बाकी आप M2 और M3 मनी के बारे में NCERT में पढ़िएगा, वहाँ से आपको समझ में आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है एक से अधिक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम, अब आप खुद ही बताइए कि जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम नाम की कोई कार्यक्रम है तो उसमें क्या होगा कि विकसित फसल कैलेंडर के अनुसार फसलों की समय पर योजना के आधार पर फसल प्रणाली का परिचय होगा, जल पोषण और खरपतवार के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियाँ होगा, उपलब्ध मिट्टी और जलवायु परिस्थिति के अनुसार व्यवहार फसल विविधीकरण होगा। तो आप ऐसे प्रश्नों को जब एक से अधिक प्रश्न का जब मामला आए तो आप उस केस में एक ट्रिक लगाया करिए। ट्रिक ये रखा करिए कि सिंपल में उसको समझिए कि जो अगर ऐसा कुछ होता है मान लीजिए आपके यहाँ, तो अगर बिहार में जलवायु लचीला कृषि कार्यक्रम लाया जाता है तो क्या उसमें फसल कैलेंडर के अनुसार फसलों को समय पर योजना के आधार पर जो है फसलों को उगाया जाएगा? तो हो सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, और करना भी चाहिए। और जल पोषण और खरपतवार के लिए जो है हम मैनेजमेंट करेंगे, उसके लिए कुछ जुगाड़ लगाएंगे तो लगाएंगे ही। फिर उपलब्ध मिट्टी और जलवायु परिस्थिति के अनुसार, यानी जैसी मिट्टी बिहार में पाई जा रही है, जैसा कुछ भी है तो उस हिसाब से हम काम करेंगे, नहीं करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। तो आप ऐसे समझेंगे तो आपको उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर वाले प्रश्न सही हो जाएंगे, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। फिर है निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य सुनिए। तो इसका जो सही जवाब है वह भी एक से अधिक है। तो स्टार्टअप को उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग के साथ समान अनुदान द्वारा समर्थन देना, तो समान अनुदान की बात की जा रही है। फिर अगर बात करें विश्वविद्यालय स्कूलों में शिक्षण मॉड्यूल शुरू करने, शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, नए इंक्यूबेटरों के विकास को सुविधाजनक बनाना और मौजूदा इंक्यूबेटरों समान बुनियादी ढांचों के स्थानों सहकार्यशील स्थानों के विस्तार का समर्थन करना। तो आपका यहाँ पे भी आपका आंसर जो है एक से अधिक है। और स्टार्टअप योजना है तो स्टार्टअप योजना में रहता है कि जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो उद्यमी हैं, जो मतलब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आसानी हो, तो इसके लिए आपका आंसर एक से अधिक है। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, तो आपने देख लिया कि कोपरा कितनी बार पूछ गया है ना, 1986 का कोपरा कितनी बार पूछ गया। आइए देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता होगी, तो ध्यान रखिए जिला फोरम में 3 लोग होने चाहिए और 3 में से 1 महिला होनी चाहिए। 3 लोग होने चाहिए, 3 में 1 महिला होनी चाहिए। तो जिला फोरम में महिला सामाजिक कार्यकर्ता होगी, सही है। राज्य आयोग में 1 व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च आयोग का न्यायाधीश होगा, तो सही है। और जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे, तो ये गलत हो गया क्योंकि होते 3 हैं। फिर है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 1 व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, तो ये भी सही है। तो आपका जो गलत हो जाएगा, तो आपका गलत कौन सा था? तो तीसरा गलत था, तो आंसर हो जाएगा सी। तो आपका जो विश्लेषण है समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर हमारा जो योगदान हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो है NCERT पे बहुत अच्छे से कमांड कर लेना है। और अगर आपको NCERT नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा, मैं आपको पर्सनली जो टेलीग्राम पे आपको लिंक भेज दूँगा प्लेलिस्ट के, आप वहाँ से देख लीजिएगा और आपको जो है थोड़ा आसानी हो जाएगी। लेकिन बस इतनी कंडीशन है कि आपको बुक्स होनी चाहिए आपके साथ में, नहीं हो तो ख़रीद लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। 100-200 रुपये की पुस्तकें आती हैं और मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी। इसके अलावा भी अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप अपना सब्जेक्ट ग्रुप जरूर बताया कि जब आप हमारे पास मैसेज करिए, कॉल करिए, तो 6 to 8 बताइए, 9 to 10 बताइए, 11-12 की हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब आप सीधे सवालें पूछते हैं, बताते ही नहीं कि किस ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो दिक्कत होने लगता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपके अन्य साथी हैं जो चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़िए। जय हिंद साथियों।